इस वीडियो में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट मोड्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारे रियल लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज होने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेमेंट मेथड्स और कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, इसके द्वारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, जिसमें कि पहला पेमेंट मेथड नेफ्ट होता है, जिसका पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। 2016 में ये स्टेब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। 2002 में ये आईएसए के द्वारा सर्टिफाइड किया गया था। सिफ्ट, जिसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है, 1973 में स्टेब्लिश होता है और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। उसके बाद SFMS होता है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये डोमेस्टिक वर्जन है स्विफ्ट का। स्विफ्ट पूरे वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करेगा, जबकि SFMS इसका दूसरा जो डोमेस्टिक वर्जन है स्विफ्ट का, SFMS स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। फिर उसके बाद कोर बैंकिंग के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिसमें कि नेट बैंकिंग आता है, कोर बैंकिंग सिस्टम। और यहाँ पे कोर का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो इसमें बेसिकली हमको इसको अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमको अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ती है और उसके अलावा आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है, जो कि 11 डिजिट का होता है, जिसमें 3 वर्ड्स हमारे बैंक के होते हैं, जैसे कि SBI N, और उसके बाद 000 और लास्ट के कोड वर्ड होता है, जो कि बेसिक किसी एरिया का कोड होता है। ठीक है, तो वहां से ये IFSC कोड बन जाता है बैंक के थ्रू। उसके बाद चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, ओल्ड वर्जन है CTS चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो कि 2010 में आरबीआई के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसमें MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड लगा रहता है चेक पे, जो कि 9 डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि आयरन ऑक्साइड के परत से लिखा गया होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो MICR कोड होता है किस केमिकल का वो बना होता है, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। तो MICR नंबर जो होता है ये बेसिकली 9 डिजिट का होता है, और ये सिटी, पहला 3 डिजिट सिटी को बताता है, फिर उसके बाद 3 डिजिट बैंक को बताता है, और लास्ट का 3 डिजिट उसके ब्रांच को बताता है। फिर उसके बाद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है 2006 में, और ये इफेक्ट में आता है 16 में। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है तो काफ़ी इफेक्टिव होता है, और कार्ड का जो सिस्टम होता है वो बेसिकली QR कोड में बदल जाता है, और वहाँ से पेमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था, और ये स्मार्टफोन के द्वारा इसको हम यूज़ कर सकते थे। फिर उसके बाद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट 2016 में होता है। ठीक है, और उसके साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेस बन जाता है, जिसमें केवल हम स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा देश का सेंट्रल बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बनाता है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए या बैंक के जितने भी एक्टिविटीज हो गई, उसको गवर्न और मॉनिटर, साथ में साथ उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और बनाने का जो जिम्मा होता है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। फिर उसके बाद देश की जो नीतियां होती हैं उसको बनाने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक मिनिस्ट्री है, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? बेसिकली इट रेफर्स टू द एक्शनल सेंट्रल बैंक टेक टू परस्यू ऑब्जेक्टिव सच एज प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं आरबीआई के। फिजिकल पॉलिसी में हमें पता है कि बजट में बहुत सारे
मॉनेटरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में मौद्रिक नीतियां बोलते हैं और फिस्कल पॉलिसी को राज्य की नीतियां बोलते हैं। तो एनपीसीआई जो फाइनेंशियल नेटवर्क है आरबीआई के अंडर काम करता है, और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है उसके द्वारा एनपीसीआई का गठन हुआ था। तो फिस्कल पॉलिसी में पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें पब्लिक फाइनेंस हो गया, जिसे हम बजट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आर्टिकल 112 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हमारे बजट में आती हैं, मनी बिल हो गया, आर्टिकल 110 में इसको पढ़ना होता है, फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 में होता है, और आर्टिकल 266 के क्लॉज नंबर फर्स्ट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, क्लॉज सेकंड में पब्लिक अकाउंट फंड होता है, और आर्टिकल 267 में कंटीजेंसी फंड होता है। तो जितनी भी चीजें होती हैं हमारे फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है, और अब उसके अलावा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो ये फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है। आरबीआई की बात करें तो ये मॉनेटरी मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन करता है। फिर उसके बाद एनपीसीआई की बात करें तो ये ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन को काफ़ी इजी बनाता है। तो जैसे पहले बहुत सारे सिस्टम थे जिसमें हम कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करते थे, तो हमारा जो रुपए कार्ड होता है ना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, अब उससे हम कम समय में काफ़ी इजीली ऐप के थ्रू क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, हमें पूरी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा जितने भी कार्ड्स होते हैं, जैसे वीज़ा हो गया जो फॉरेन बैंक का कार्ड है, मास्टर कार्ड हो गया, तो हमारा रुपए कार्ड जो है अपना इंडिया का क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशू होता है आरबीआई के द्वारा, तो वो चीज़ें एनपीसीआई के द्वारा गवर्न की जाती हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो सारी चीज़ें जो कार्ड्स होते हैं उसमें भी ये सर्विसेज होती हैं एनपीसीआई, तो हम स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जो कार्ड वाला नंबर होता है वो पूरा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एनपीसीआई क्या है, एक बेस्ट गेटवे है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, जिसमें किसी भी तरह के कार्ड्स की अब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप कार्ड से लॉगिन कर लीजिए, पूरा डिटेल आ जाएगा उस ऐप में, और उस ऐप के थ्रू उस कार्ड के द्वारा आपका पेमेंट काफ़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आरबीआई के द्वारा 2006 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, तो 2007 में एक एक्ट पास हुआ था जिसे हम द प्रोविजन फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट कहते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर तरीके से 2008 में होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर उसके बाद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इज की प्लेयर ऑफ इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो आप देखिए कोविड से जितने भी ट्रांजेक्शन काफ़ी इजी हुए हैं, तो उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन का है तो वो एनपीसीआई का होता है, जिसे हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो हमारे डिजिटल पेमेंट का बादशाह है। तो ये ऐसा इनिशिएटिव लाया गया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें बैंक के डिटेल्स को डाल के हम एक छोटा सा आईडी क्रिएट करते हैं, जिसे हम यूपीआई आईडी कहते हैं। ठीक है, यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम और भी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसमें हम फिंगरप्रिंट को स्कैन करके ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक टू बैंक। तो इस तरह से बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं जो एनपीसीआई के द्वारा लाई गई हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो यूपीआई काम कैसे करता है, तो इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यूपीआई आईडी होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें यूपीआई आईडी क्रिएट करते हैं, जितने भी बैंक की डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारे प्रोसेस करने के बाद वहाँ से यूपीआई आईडी क्रिएट होता है, जो कि आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही होता है, और फिर उसके बाद डोमेन नेम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम किसी भी यूजर्स और रिसीवर्स के थ्रू मनी का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके मध्य में एनपीसीआई काम करता है, जो कि एक मध्यस्थ के रूप में इंटरमीडिएटरी होता है। डिफरेंट बैंक्स के बीच में एक पेमेंट गेटवे का काम करता है, जो
किसी भी मनी को रिसीव करता है और अपने पास रखता है, अपने सर्वर्स के थ्रू वो मनी को ट्रांसफर कर देता है दूसरे बैंक के थ्रू उसके अप्रूवल के बेसिस पे। फिर उसके बाद नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH होता है, जो कि ऑपरेट करता है सेंट्रलाइज सिस्टम बल्क ट्रांजेक्शन, जैसे कि सैलरी, क्रेडिट्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और पेंशन पेमेंट्स एटसेट्रा। और लास्ट में हमारा QR कोड जनरेट हो जाता है, जिसमें कि भारत QR कोड, जो कि NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है, एक कॉमन स्टैंडर्ड QR कोड फॉर स्पेसिफिकेशन विद इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स। तो आप देखिए रुपे कार्ड में ये सर्विस मौजूद होता है। हम रुपे कार्ड को जब उसकी डिटेल्स को डालेंगे तो वहां से एक ID क्रिएट होगा और वहां से हम पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कार्ड की जरूरत नहीं होती है, आप कार्ड की डिटेल को डालिए और उसकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं हम उसको NPCI के माध्यम से इस QR कोड के थ्रू पूरा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है जहाँ पे हमको स्वाइप करना हो, केवल QR कोड से ही पेमेंट इजीली हो जाता है। तो आप देखिए पूरा मैकेनिज्म है। इसमें सबसे पहले यूजर के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है पेयर PSP, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कोई एक बैंक होगा जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे और ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर ये रिक्वेस्ट करता है पेई, जिसको मनी रिसीव करना है, उसके पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, कोई बैंक हो सकता है SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, कोई बैंक हो सकता है, वहां पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। तो वहां से रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद फिर NPCI के बाद आता है, ठीक है। NPCI फिर रिक्वेस्ट करता है पेयर के PSP, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, किसी बैंक के थ्रू, और उसके बाद ये रिस्पॉन्स पास होता है मोबाइल ऐप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे SBI एक UPI सर्वर का यूज करते हुए दो बैंक के बीच में सेटलमेंट करता है ट्रांजेक्शन का। तो डेबिट अकाउंट रेस्पॉन्ड बैक टू UPI, रेमिटर के बैंक से वहां से रेस्पॉन्स या रिक्वेस्ट रिसीव होगा, फिर बेनिफिशियरी के बैंक से वो अटैच होके हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो UPI ID क्रिएट करने का मेथड्स क्या होता है? सबसे पहले हम किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया, और NPCI का भी अपना ऐप होता है जिसे हम भीम ऐप के नाम से जानते हैं, तो उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। फिर वहां पे ऐप लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल के साथ उसको हम लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद बैंक को ऐड करेंगे और पिन क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, 6 डिजिट का होता है बेसिकली, उसको हम पिन क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम ट्रांजेक्शन करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड होता है, किसी भी अकाउंट डिटेल की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं होगी, एक ID और QR कोड क्रिएट होगा तो वहां से पेमेंट काफ़ी इजीली हो जाता है। और उसके बाद हम किसी भी मनी को वर्चुअल ID से सेंड या रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, सेम एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये इसका जो लिमिट है वो 50 रुपीज से लेके 1 लाख तक लिमिट होता है, हम इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं जो कि NPCI के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें कि हमारा रुपए कार्ड, जैसा कि मैंने बताया, भारत बिल पेमेंट सर्विस होता है, BPPS के नाम से जानते हैं, NACH है, CTS है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भीम UPI ऐप होता है, उसके थ्रू करते हैं, और भी बहुत सारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विसेज NPCI के द्वारा लॉन्च की गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद UPI और नेफ्ट में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो नेफ्ट, जिसका पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, बेसिकली यहाँ पे जो पेमेंट होता है वर्किंग आवर्स में होता है, 12 आवर्स का टाइम में ही होता है, जबकि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पेमेंट्स 24/7 कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है वो सेंडर या रिमिटर्स के बैंक्स ऐप के थ्रू होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कॉमन प्लेटफॉर्म है NPCI का, जिसे हम UPI ऐप कह सकते हैं, ठीक है। ये UPI हर एक ऐप में मिलता है, पेटीएम, गूगल पे, भीम UPI या डिफरेंट
अब तो बैंक के ऐप में भी ये इनेबल्ड हो गया यूपीआई, ठीक है, तो वहां से भी इजीली हम पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेफ्ट की बात करें तो ये ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन पॉसिबल उस जमाने में था जब हमारे पास यूपीआई नहीं था, ठीक है। इसमें क्या है, बोथ पेमेंट एंड कलेक्शन ट्रांजेक्शन आर पॉसिबल, इसमें दोनों तरीके का पेमेंट और कलेक्शन कर सकते हैं। कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं है नेफ्ट में, जबकि डेली ट्रांजेक्शन में हमारे पास 1 लाख की लिमिट होती है जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं। इसमें पेपर वर्क की जरूरत काफी कम हो गई और ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ओनली यूजिंग यूपीआई आईडी, ठीक है। तो दोनों ही मेथड्स में हमारे पास पेपर वर्क काफी कम हो जाता है। इसमें आईएफएससी कोड और ब्रांच की डिटेल चाहिए होती है नेफ्ट में, जबकि हमारे पास वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है यूपीआई में, तो यहाँ से किसी भी बैंक डिटेल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस क्या होता है? तो आईएमपीएस इंस्टेंट ट्रांसफर स्मॉल एंड मीडियम ट्रांजेक्शन, 5 लाख तक हम इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल और मीडियम ट्रांजेक्शन होते हैं, 5 लाख तक की इसकी लिमिट होती है। फिर उसके बाद आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जिसमें क्विक ट्रांसफर लार्जर ट्रांजेक्शन होता है, जिसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं होती। फिर उसके बाद नेफ्ट की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका पूरा नाम होता है, और ये प्लान ट्रांसफर ऑफ ऑल साइज ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी ये 10 लाख की रहती है। फिर उसके बाद कुछ डिफरेंस और सिमिलरिटीज को देखते हैं। तो कैटेगरीज कौन कौन सी है, जैसे नेफ्ट है, आरटीजीएस है और आईएमपीएस है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें मिनिमम लिमिट 1 और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, और इसमें जो पेमेंट सेटलमेंट होता है वो बैचेस में होता है, ठीक है। और इसमें अवेलेबिलिटी 24/7 365 दिन कभी भी कर सकते हैं, और ट्रांसफर चार्जेस बैंक टू बैंक वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है। आरटीजीएस में, जिसका पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, मिनिमम लिमिट 2 लाख की होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, और इसमें सेटल टाइम तुरंत होता है, इंस्टेंट होता है, जबकि नेफ्ट में टाइम लगता है, ठीक है, 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। और इसमें बैंकिंग आवर्स आरटीजीएस, इसमें बैंकिंग आवर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब 24 आवर्स मान लीजिए, और इसमें बैंकिंग चार्जेस वेरी करते हैं। वैसे फिर उसके बाद आईएमपीएस इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस होता है, मिनिमम ट्रांसफर लिमिट 1 रुपये है और मैक्सिमम 2 लाख की है। सेटलमेंट टाइम इंस्टेंट होता है, और इसको भी हम कभी भी यूज कर सकते हैं 24/7 आवर्स, और इसमें चार्जेस बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। तो ये नेफ्ट आरटीजीएस में सेम डिफरेंस है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स के साथ है, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे कि पेमेंट मोड, नेफ्ट में हमारे पास दोनों मोड होता है, हम ब्रांच से भी कराते हैं, तो वो एक तरीके से ऑफलाइन होता है, हालांकि ऑनलाइन ही रहता है, लेकिन वो बैंक ब्रांच के थ्रू होता है तो ऑफलाइन कंसिडर कर लिया जाता है। वैसे आरटीजीएस में दोनों ऑप्शन रहता है। आईएमपीएस जो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो आरटीजीएस और नेफ्ट ये हमारे आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, और आईएमपीएस ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई के द्वारा ही एक इनिशिएटिव है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा आईएमपीएस को ये सेम डिफरेंसेस है कुछ एडिशनल पॉइंट्स के साथ। जैसे कि सेटलमेंट टाइप की बात करें तो नेफ्ट हाफ आवरली बेसिस होता है, आरटीजीएस रियल टाइम, और आईएमपीएस भी रियल टाइम होता है। फिर उसके बाद सर्विस टाइमिंग की बात करें तो ये वर्किंग डेज, जैसे कि वर्किंग आवर्स जो 12 आवर्स का टाइम होता है बैंक का, उसमें ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस, जबकि आईएमपीएस में इंस्टेंट ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो जाते हैं, जो कि एनपीसीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.